हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल लाइसेंस में। तो कल हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर का किया था, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, जिसमें आवेश के बारे में बताया गया था कि भाई आवेश किस प्रकार से डिजर्व किया गया। ठीक है, आवेश का किस प्रकार से पता चला, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धनावेश ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो ये सब बातें की थी हमने। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम पढ़ते हैं, कूलाम का नियम देखते हैं इसमें क्या होता है। चलिए, कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर आधारित है। ठीक है, अब बिंदु आवेश, बिंदु से लोग समझते हैं कि बिंदु बहुत ही छोटे आवेश होते होंगे। ठीक है, बिंदु क्या होते हैं, बहुत ही छोटे आवेश। नहीं, बिंदु बड़े आवेश भी हो सकते हैं। अब देखिए, आप एक बॉल ले लीजिए। ठीक, खेलने क्रिकेट बॉल ले लीजिए, अगर आपके वो करीब रखी हुई है तो आपको छोटी बड़ी दिखाई देगी, और अगर आप उसी बॉल को बहुत दूर ले जाकर रख दें अपने से, तो वो आपको एक बिंदु नुमा दिखाई देगी। इसी तरीके से आप चाहे फुटबॉल ले लें, बड़ी बॉल ले लें, अगर आप दो बड़ी बॉल ले रहे हैं, ठीक है, और उनको करीब करीब रखेंगे, फुटबॉल ले रहे हैं, तो वो आपको बड़ी दिखाई देंगी। और अगर आप उनके बीच की दूरी बढ़ा दो, आप खुद की और बॉल के बीच की दूरी बढ़ा दो, बहुत दूर ले जाकर के बॉल को रख दो, तो बॉल एक बिंदु जैसी ही दिखाई देगी। ठीक है, तो बिंदु आवेश कब होते हैं, उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करते हैं। आवेश चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, उनके बीच की दूरी अगर ज्यादा होगी तो आवेश चाहे कितना भी बड़ा हो, वो बिंदु आवेश के रूप का ही होगा। ठीक है, देखिए, जैसे हम कूलाम का नियम देखते हैं। कूलाम का नियम, इसमें होता क्या है, माना कोई आवेश एक Q1 और एक Q2, और ये दोनों के दोनों एक समान प्रकृति के हों, और चाहे ये विपरीत प्रकृति के हों। जैसे कि मान लीजिए ये प्लस आवेश है और ये ऋण आवेश है, तो इनके बीच लगेगा आकर्षण बल। आकर्षण बल अगर दोनों अलग अलग है, ठीक है, और अगर एक आवेश प्लस है और दूसरा भी प्लस है, तो इनके बीच बल लगेगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है कि ये वाला आवेश उस आवेश को उस तरफ धक्का देगा, दूर हटाएगा, और ये वाला आवेश इस आवेश को इस साइड धक्का देगा, दूर हटाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अगर ये ऋणावेश है और ये भी ऋणावेश है, तो तब भी इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण ही होगा। ठीक है, और अगर दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात कूलाम भाई साहब ने ये बताई, जो इनके साथ ये इनके द्वारा आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर बल लगाया जाता है, वो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक है, अब मान के चलिए एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर है। ठीक है, ये Q1 और ये Q2, ये वाला आवेश इस पर बल लगा। ठीक है, तो ये वाला आवेश इस आवेश पर बल ऐसे भी तो लगा सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ भी तो लगा सकता है, ऐसे भी लगा सकता है, लेकिन ये वाला आवेश इस पर ना तो ऊपर की तरफ बल लगाएगा ना नीचे की तरफ बल लगाएगा। ठीक है, उस दिशा में बल लगाएगा, उस रेखा के अनुदिश बल लगाएगा, जो रेखा इन दोनों आवेशों को मिलाएगी। ऐसे ये आवेश इस आवेश पर इसी दिशा में बल लगा सकता है, और अगर ये आवेश इस आवेश पर बल लगाना चाहे, तो ये इसी रेखा के अनुदिश बल लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये आवेश इस पर बल इस साइड में लगा देगा या इस साइड में लगा देगा या नीचे की तरफ कर देगा या ऊपर की तरफ झुका कर देगा इसको। ठीक है, इस पर ऐसे बल नहीं लग रहे। जिस रेखा के द्वारा ये मिलाए जाएंगे, उसी रेखा के अनुदिश ये दोनों आवेश क्या कर सकते हैं, एक दूसरे पर बल लगा सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई क्लियर। इसके बाद गुलाम भाई साहब ने बताया कि दो आवेशों Q1 Q2, दो आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, दो आवेशों के बीच, दो समान या विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। Q1 Q2 का गुणनफल इनके बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो देखिए, Q1 गुणा Q2, दोनों का गुणनफल हो गया। गुणनफल किसके अनुक्रमानुपाती होगा, बीच में लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, तीन अलग अलग प्रकार की चीज है। ये हो गया समानुपाती, ये हो गया अनुक्रमानुपाती, और ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का उपयोग वहां किया जाता है जहां दो चीजें एक फिक्स अनुपात में बढ़ती है, बराबर बराबर अनुपात में बढ़ती है।
ठीक है, वो उसको बोलते हैं समानुपाती। जैसे कि हम लोग एक टैंक में नल डालेंगे, एक टैंक में नल डाल दीजिए और दोनों टैंक का नीचे से कनेक्शन कर दीजिए, ठीक है। जब नल से पानी डलेगा तो दोनों टैंकों में बराबर बराबर भरा जाएगा, तो उसको कहते हैं समान अनुपात। मतलब अगर हम एक में कोई चीज, एक में पानी डालेंगे तो दूसरे में भी चला जाएगा, ठीक है। ऐसे एक टैंकी है, एक टैंकी है, ठीक है, इन दोनों का कनेक्शन एक पाइप के द्वारा, आप पानी इसमें डालो, ठीक है, इसमें भी पहुंचेगा, ठीक। लेकिन पहुंचेगा कितना, अगर इसमें यहां तक पानी है तो इसमें भी यहीं तक पानी मिलेगा, ये होता है समानुपाती। अगर आप इसमें इतना पानी भरोगे तो इसमें भी इतना ही पानी मिलेगा, ये होता है समानुपाती। अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का उपयोग वहां होता है जहां गुणनफल की बात होती है, ठीक है, जहां चीजें बराबर बराबर गुणनफल में होती हैं या बराबर बराबर गुणनफल के एक अनुपात में होती है, वहां होता है उपयोग अनुक्रमानुपाती का, ठीक है। अर्थात यहाँ जितने बड़े आवेश होंगे उतना बड़ा गुणनफल होगा, और जितने बड़ा गुणनफल होगा उतना ही ज्यादा इनके बीच लगने वाला बल होगा, ठीक है। इसके पश्चात आता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। जैसे कि व्युत्क्रमानुपाती अगर हम बोले, चलिए पहले इसी में देख लेते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इसमें आएगा। देखो कुलम भाई साहब ने ये बताया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी को हम लोग यहाँ पे आर मान लेते हैं, ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में चीजों को नीचे की तरफ लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए आर जितनी बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे तो और भी बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे कि अगर आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। अब 4 से अगर एक को भाग करेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है, 4 बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है, तो क्या आएगा 0.25 आएगा, ठीक है। तो एक से छोटी तो हो गई ना, ठीक। तो यहाँ पर जितनी ज्यादा बड़ी संख्या होगी, आर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी एफ का मान उतना ही कम होगा, ठीक है, और आर की वैल्यू जितनी छोटी होगी एफ का मान उतना ही अधिक होगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के पर क्या करते हो, निर्भर करते हैं। अगर आर बढ़ेगा तो एफ घटेगा, आर घटेगा तो एफ बढ़ेगा, ये होता है, ठीक है। तो चलिए दोबारा से अब हम लोग अपने कूलॉम के नियम पर बात करते हैं। कूलॉम का नियम, Q1 आवेश, Q2 आवेश, बीच की दूरी r। जब दो समान या विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे पर आर दूरी पर रखते होते हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए ये बात आ गई आपको समझ में। अब ये और ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों समीकरण को मिलाने पर, दोनों समीकरण को मिलाने पर ये बनेगा एफ अनुक्रमानुपाती क्योंकि अपॉन आर स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर दोनों को अलग, ये कांस्टेंट अनुक्रमानुपाती जो यहाँ पर स्थिरांक दिया गया है, इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अनुक्रमानुपाती स्थिरांक, अनुक्रमानुपाती स्थिरांक लेके आना पड़ेगा। अनुक्रमानुपाती स्थिरांक का मतलब होता है एक निश्चित मान, एक फिक्स वैल्यू, ठीक है। इसके स्थान पर हमें कोई ऐसा मान, ऐसा कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा जिसकी एक फिक्स वैल्यू हो, निर्धारित मान, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर लेकर आ जाता है बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ के अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है, यहाँ लिख दू जहां के अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है, ठीक है। तो ये हमारा कूलॉम का नियम है। अब इस चीज को देखिए, हम लोगों ने पहले ये लिख दिया, ठीक। हम लोग अब देखते हैं इसको लिखा कैसे जाएगा, ठीक है, थ्योरी में कैसे लिखा जाएगा। तो थ्योरी में इसको लिखा जाएगा ऐसे, कूलॉम के नियम अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल, प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के
अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। अनुदिश लगता है, ठीक है। ये हम लोगों ने इसकी थ्योरी लिख दी। देखिए जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखा ना कि दो आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका हम लोग देखते हैं। अगर आपसे कूलॉम का नियम पूछा जाए तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ये लिखिए, ठीक है, कि कूलॉम के नियम अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। अब इसको थ्योरेटिकल रूप में हम लोगों ने लिख दिया। ये तो कूलॉम की परिभाषा होगी, फिर देखो कूलॉम के नियम की परिभाषा। अगर आपको 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछा जाता है तो आप इसको पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर यही बात 3-4 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, तो आप इसको कैसे करेंगे? माना 2 चित्र बना लेते हैं पहले, Q1 Q2 बीच की दूरी, हाँ ये होगी, ठीक है। लिखेंगे माना 2 बिंदु आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है तथा इनके बीच की दूरी r है, तो कूलॉम के नियम अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल F समानुपात अनुक्रमानुपात Q1 Q2, ठीक है। लगने वाला कूलॉम के नियम अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती r², ठीक है। F व्युत्क्रमानुपाती r²। F दोनों ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और ये इक्वेशन हम लोग सेकंड मान लेंगे। दोनों इक्वेशंस को एक साथ मिलाने पर यहाँ पे लिख देंगे, दोनों समीकरण को मिलाने पर F अनुक्रमानुपाती का चिन्ह Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। अब यहाँ से अब मैं इसको तो साफ कर दूं, ठीक है, इसके हमें कोई जरूरत नहीं है, इस केवल समझने के लिए क्या था, सही चीज तो ऊपर तरफ लिखी हुई है। तो F अनुक्रमानुपाती ये हो गया, ठीक है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाना पड़ेगा, तो यहाँ लगाएंगे हम F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r², जहां K अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है जिसका मान 1/4πε0 या 9 गुना 10 की पावर 9 है, ठीक है। ये दोनों मान इसी के हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ k के स्थान पे 1/4πε0 रख दे Q1 Q2 अपॉन r², तो ये इस प्रकार का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। हम लोग इसी फॉर्मूले के द्वारा न्यूमेरिकल्स में उपयोग करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जहां भी होंगे वहां पर इसका प्रयोग किया जाए,
ठीक है। और बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन, ठीक है, ये बल का होता है मात्रक, इसका सिंबल होता है एन, न्यूटन की जगह एन भी लिख सकते हैं। इसके बाद आती है फिर विमा की बात, विमा, बल की विमा, तो बल की विमा होती है MLT-2, ये होती है बल की विमा। देखिए अगर आप लोगों को बीमा के बारे में नहीं पता है तो आप लोग पहले बीमा के बारे में पढ़िए, एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, इतना भी लंबा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग बीमा के बारे में पहले समझिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग उसको जाकर के समझ लीजिए कि बीमा क्या होती है, ठीक, तो उसमें आपको बताया जाएगा। अब हमने तो यहाँ पर बीमा लिख दिया है, ठीक, आपको कोई ज्यादा बीमा याद करने की जरूरत नहीं है, देखिए प्रत्येक सूत्र में बीमा तो होती है, ठीक है, लेकिन सारी बीमाओं को याद करना जरूरी नहीं है। बीमा को निकालना कैसे है, उसको निकालने का तरीका क्या है, ये हमको आना चाहिए, ठीक है। तो बल की बीमा फिलहाल हमने MLT-2 रखी है, आप लोग इसको याद कीजिए, ठीक है। चार चीजें हैं जिनकी बीमा हमें याद करनी होती है, मैं यहाँ साइड में लिख दूं। एक तो होता है मेन चीज बल, बल की बीमा MLT-2, ठीक है। एक होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि कार्य, कार्य की बीमा, इसकी बीमा भी निकालना जरूरी होता है, ठीक है, ML2T-2, ठीक है। एक हम लोगों को बीमा याद रखनी होती है क्यों की, क्यों बराबर होता है AT, ठीक है। और समय की तो T होती है, समय, टाइम, इसका तो पता ही है लगभग लगभग सभी को, बस ये दो तीन ही बीमा है, ठीक है, आप लोग इनको याद कीजिए बस। एक आई की बीमा, आई बराबर एम्पियर, ये होता है, ठीक है। आप लोग इन बीमाओं को याद रखिए, बस आप इन्हीं बीमाओं से सभी बीमाओं को निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। ये चार बीमाएं हैं जिनको आपको याद रखना है बस, ठीक। अगर किसी को नहीं आता है तब की बात है, और अगर आप बीमा वाला वीडियो देख लें हमारा तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो चलिए ये हमारा कूलॉम का नियम कंप्लीट हो गया, ठीक है। कूलॉम का नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा यह है बल आवेशों के बीच आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। 2 नंबर तक का तो यहाँ का ही होगा। इसके बाद फिर अगर ज्यादा मार्क्स में है, ज्यादा नंबर में है, तो आप ये कर सकते हैं, आवेशों को मिलाने वाली, माना दो बिंदु आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है, सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे, ठीक है, इसी से हम लोग थ्योरी लिखते हैं। यहाँ पर माना दो आवेश Q1 व Q2 है जिनके बीच की दूरी r है, तो कूलॉम के नियमानुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल क्या होता है, F अनुक्रमानुपाती Q1 into Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। दोनों समीकरणों को मिलाने पर F बराबर Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। फिर हमें अनुक्रमानुपाती स्थिरांक घटाने के लिए K कांस्टेंट लेना पड़ेगा, जो क्या है अनुक्रमानुपाती स्थिरांक, जिसका मान 1/4 के एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू रखी K की, ठीक है। और न्यूटन इसका मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन, इसको N से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी के विमा। इसके बाद फिर बात आती है विमास करने के बाद, तो ये इसकी K की जो वैल्यू आई हमारे पास 9, ये यहाँ पर लिखा है 9 × 10⁹, ये आती कैसे है, चलिए हम इसको निकालते हैं। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, हम इसका मान निकालेंगे तो K बराबर 1/4 इंटू पाई की वैल्यू कीजिए, पाई की वैल्यू आएगी 1.43 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ये होता है विद्युतशीलता, निर्वात, निर्वात में आवेश की विद्युतशीलता, आवेश की विद्युतशीलता, ठीक है। मतलब निर्वात में आवेश कितनी सरलता से चल सकता है उस बात के लिए डिपेंड करता है, ये उस बात को बताता है कि निर्वात के अंदर आवेश कितनी सरलता से गति कर सकता है, गमन कर सकता है, वो होती है निर्वात की विद्युतशीलता। ऐसे ही प्रवैद्युतांक पदार्थ होते हैं जैसे कि कांच, रबड़, मोम, तेल, पानी आदि, ठीक है, इनके अंदर कांच के इन सब के अंदर विद्युत आवेश किस प्रकार से गति कर सकता है, किस स्पीड से चल सकता है, उसके लिए एक प्रवैद्युतांक स्थिरांक होता है K, ठीक है। तो वो उसकी बात तब करेंगे जब वो आएगा, फिलहाल तो निर्वात में आवेश की विद्युतशीलता के बारे में बात है, और इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणा 10 की पावर 12 - 12, ठीक है, 8.85 into 10 पावर -12। चलिए हम इस पावर को यहाँ पुट कर देते हैं, 885 into 10 पावर -12। अब जब इन सब की मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, मैंने तो पहले से कर रखी है, ठीक है, तो आप लोग जब इसको करोगे तो यहाँ पे आएगा 1/111.156 इंटू 10 पावर -12, ठीक है। ये माइनस की 12 पावर है, इसका मतलब है 10 की गुणा 12 बार, ठीक है, माइनस में। अब हम यहाँ माइनस की पावर है, माइनस की पावर को जब ऊपर लेके जाते होते हैं ये हो जाती है प्लस की, 1 गुणा 10 की पावर 12, ठीक है।
10^12 अपॉन में बचेगा 111.156। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए ये है 111.156। ठीक है, 111.156। अब एक बहुत छोटी संख्या है 111, एक बड़ी संख्या है, हमें एक को ऐसे कन्वर्ट करना है जिससे कि एक थोड़ी बड़ी संख्याओं में आ जाए। ठीक है, 100 या 100 से अधिक हो जाए, तभी तो इसमें मारनी चलेगी। 100 से अधिक बड़ी संख्या होगी, क्योंकि 100 से बड़ा तो 111 ही है। ठीक है, तो इसमें 100 से ज्यादा बड़ी संख्या करनी है। वैसे तो हम एक को भी भाग कर सकते हैं, अगर चाहें तो एक को भी भाग कर सकते हैं। ठीक है, वो पॉइंट्स लगा लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर कैसे होगा, के बराबर हम लोग यहाँ इसको 1000 बना लेते हैं। 1000 गुना 10 की पावर 9। देखिए 10 की पावर 12 का मतलब होता है 12 बार 10 की गुना, ऐसे 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना, इस तरीके से। ठीक है, 12 बार गुना। ठीक, हम लोगों ने क्या किया, 10 की गुना 3 बार की तो कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, अब 10 की पावर इसमें से 3 की तो गुना कर दी, 10 की कितने बचे, 3 को घटा दे, 10 की पावर 12 में से 3 घटा दे, 3 10 10 निकाल ले, उनकी गुना करी, 1000 हो गया। कितने 10 बचे, अब 10 बचे 9, 10 की पावर 9 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। डिवाइड में 111 156 बराबर में, अब आंसर आएगा यहाँ 8.99635 ऐसा कुछ समथिंग, इसके समथिंग कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो गुना में यहाँ 10 की पावर 9 ये। अब हम लोग को पता है जब ये इतनी बड़ी संख्या आती है तो इनको सबको छोड़ दिया जाता है, इसमें एक ऐड करके लिख दिया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ कोई 5 से बड़ी संख्या है तो हम लोग क्या करते हैं, इससे अगली संख्या में एक ऐड करके पीछे की सभी संख्याओं को समाप्त कर देते हैं। जब इस यहाँ 5 से बड़ी संख्या है, इसमें गुणा, इसमें एक ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 10 का 0 हासिल 1 1 हासिल लगेगा पॉइंट के बाद वाली संख्या में 8 8 में हासिल जोड़ेंगे हो जाएगा 9, गुना में क्या बचा 10 की पावर 9। ठीक है, बराबर किसकी वैल्यू आई है, के का मान। तो के का मान इस प्रकार से 9 × 10⁻9 होता है। ठीक, अब बात आती है के के मात्रक की या के विमा की। ठीक है, अब विमा और मात्रक निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर विमा निकालते हैं इसमें। हो गया, चलिए के का मात्रक, ये अक्सर कर पूछा जाता है बच्चों से 1 नंबर में। ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। ठीक है, कि के का मात्रक क्या होता है या के की विमा क्या होती है। तो के का मात्रक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस फॉर्मूले में के का उपयोग हो रहा है। किस फॉर्मूले में के का उपयोग हो रहा है, इस फॉर्मूले में F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में, इस फॉर्मूले में तो के का उपयोग हो रहा। तो यहाँ पे हम लोग के को जिसका मात्रक हमें निकालना होता है उसको हम कर देते हैं अकेला। ठीक है, उसको अकेला छोड़ देते हैं। तो F बराबर जो चीज यहाँ गुणा में है वो सब यहाँ आ जाएंगी डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2, और ये डिवाइड में है ये इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो बराबर आ जाएगा के इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, के इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ठीक है, अब इन चीजों का जो मात्रक होता है, ठीक है, इन वैल्यूज के जो मात्रक होते हैं उन सबको यहाँ पुट कर दीजिए, आपका मात्रक आ जाएगा F बराबर, F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो मैं यहाँ N रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूटन। R का मात्रक क्या होता है, R होती है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो यहाँ कर देंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई इसका आवेश का मात्रक क्या होता है कुलाम, और इस आवेश का मात्रक भी कुलाम ही होगा। तो कुलाम इंटू कुलाम क्या हो जाएगा, कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर कुलाम स्क्वायर। ये हो गया के का मात्रक, न्यूटन इंटू मीटर प्रति कुलाम। ठीक है, प्रति कुलाम स्क्वायर, ये हो गया इसका मात्रक। तो इस प्रकार से आप मात्रक निकाल सकते हैं। अब विमा निकालना इससे भी आसान है। ठीक है, अगर आपको मात्रक का पता है तो आप विमा निकाल सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा काम। अगर आपको विमा ऐसे निकालनी है, आप इससे भी विमा निकाल सकते हैं और विमा मात्रक से भी निकाला जा सकता है। देखिए अगर आपको फॉर्मूला पता है तो के की विमा, देखिए के बराबर क्या हो गया FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, के बराबर एफ की विमा क्या होती है, एफ की विमा होती है NLT-2। अगर आपको मात्रक पता है तब भी निकाल सकते हैं। न्यूटन की विमा क्या होती है, वही जो बल की होती है, बल का ही तो मात्रक न्यूटन है। तो एफ की विमा हम लोगों ने लिखी, अगर आपको मात्रक पता है तो न्यूटन की विमा यहाँ पर लिखी। चलिए इसके बाद आर स्क्वायर लंबाई का मात्रक, लंबाई की विमा क्या होती है, लंबाई की विमा होती है एल, यहाँ मीटर स्क्वायर है तो एल का भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, चलिए डिवाइड बाई
अब नीचे की तरफ क्या लिखा है, क्यू1 क्यू2 क्यों, कुलाम 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 आवेश, आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा होती है, यहाँ पर लिख दी, ये आवेश की विमा हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी, मैं यहाँ लंबाई की भी लिख दूं, लंबाई या मीटर की विमा एल होती है। तो क्यों की विमा क्या दे रखी है हमारे पास, एटी, एटी गुना में एक दूसरा एटी, ठीक है, इसकी विमा बराबर, देखिए एम, एल इंटू एल, एक एल ये रहा, एक एल ये रहा, ये एल का स्क्वायर, ये एल, तो ये हो जाएगा एल क्यूब, ठीक है। यहाँ पर टी की पावर 2 माइनस का 2 और दो टी नीचे है, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को जब ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -2, और ऑलरेडी टी की पावर -2 ऊपर भी है, ठीक है, तो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा टी की पावर -4। चलिए इसके बाद क्या आया, इसके बाद देखो एम भी हो गया, एल भी हो गया, टी तो कंप्लीट खत्म कर दिया हमने, ए बचा, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए की पावर 2, ए की पावर 2 नीचे लिखा हुआ है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर -2, ये हो गई जी के की विमा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग के की विमा निकाल सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब हम लोग निकाल के दिखाते हैं आपको, ये एप्सिलॉन नॉट का मान, ये कैसे निकाला जाता है, एप्सिलॉन नॉट का यूज कहां पे होता है, एप्सिलॉन नॉट का यूज हुआ था इसमें, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की पहली बार जिक्र आता है, ठीक है, k के वैल्यू में एप्सिलॉन नॉट होता है, फिर बाद में आवेश की विद्युतशीलता, ठीक है। अब आप लोग इसको चेक कीजिए, हमें इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है तो इसको करना पड़ेगा अकेला, यहाँ क्या चाहिए, डिवाइड में, तो इस साइड ले जाओ, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 1/4 एप्सिलॉन, ये 4 पाई, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट का तो हमें मान निकालना है, तो हो जाएगा 1/4 पाई इंटू के, ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग यहाँ पर चेक कीजिए, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 गुणा में के का मान क्या होता है, के का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, तो के की वैल्यू निकल के आई थी 9 गुणा 10 की पावर 9, ये हमारे के की वैल्यू आई थी, ठीक है, 9.0 इंटू 10 पावर 9, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 113.04 गुणा 10 की पावर 9, ये 10 की पावर 9 तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, 1/113.04 गुणा 10 की पावर -9। अब आप लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमने तो पहले से डिवाइड कर रखा है, तभी टाइम वेस्ट ना हो, तो आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो आपके सामने वैल्यू आएगी 0.0088464 इसके समथिंग वैल्यू आए, ठीक है, और इनटू में 10 ऑफ पावर -9। अब आप लोग चेक कीजिए, यहाँ 0 पॉइंट के बाद 0 बहुत 1 2 3 अंकों कितने सारे अंक, ठीक है, पॉइंट के बाद 0 बहुत सारे अंकों को भाग लगी, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इस पॉइंट को यहाँ से उठा करके यहाँ रख दीजिए, ठीक है, ताकि इसकी वैल्यू अच्छे से हम लोग डिफाइन कर सके, और यहाँ ये बाकी सारी वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर सके। तो करना क्या है, इस पॉइंट को पहले तो यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, जब इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे और साथ के साथ ही क्या करेंगे, इस संख्या में एक ऐड करके लिखेंगे, ठीक है, इसमें एक ऐड करके लिखेंगे ताकि ये सारी संख्या क्या हो सके, समाप्त हो सके, ठीक। तो चलिए पहले तो इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.8463 इंटू 10 पावर -9, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जब किसी पॉइंट को इस साइड अपना ये लेफ्ट हैंड की साइड बढ़ाते हैं, उस साइड लेकर के जाते हैं, उस साइड लेकर के जाते हैं, तो क्या करना होता है, माइनस की पावर इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर हम पॉइंट को उस साइड लेकर के जाएंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड की साइड लेकर के जाएंगे, तो क्या होगा, माइनस की पावर इंक्रीज होगी, माइनस की पावर बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पर एक अंक बाद अगर लेकर के जाएंगे तो यहाँ 10 की पावर -1 ऐड हो जाएगी इसमें, ठीक है, एक दो अंक और लेकर के जाएंगे तो यहाँ हो जाएगी 10 की पावर -1 और ऐड हो जाएगी, अगर आप यहाँ ले जाओगे तो 10 की पावर -1 और ऐड होगी, ठीक है। अब हम लोग कितने अंक उस साइड लेकर के गए हैं, 1 2 3 3 अंक राइट साइड में चले, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 10 की पावर -3 इसमें ऐड करना पड़ेगा, -3 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर लिखेंगे -12, ठीक है। जितने ज्यादा अंक आप उस साइड लेकर के जाओगे, राइट हैंड साइड में लेकर के चलोगे, उतनी ही आपको माइनस की पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप पॉइंट को इस साइड लेकर के जाते हैं सभी तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ, तो आपको माइनस की प्लस की पावर बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। उल्टा होता है, आप लोग ऐसे देखिए, 0 होता है 1 2 3 ऐसे लाइन पे जो नंबर होते हैं ना, -1 -2 -3, जब आप लोग जाओगे
पॉजिटिव साइड में तो पावर बढ़ेगी माइनस की, और जब आप जाओगे नेगेटिव साइड में तो पावर बढ़ेगी प्लस की। ठीक है, इसका उल्टा होता है। चलिए अब क्या करना है हमें, एप्सिलॉन नोट बराबर वैल्यू यहाँ पर इसमें ऐड करके लिख लेते हैं, जहां 5 से बड़ी संख्या होगी उसी में हम क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। तो 8.85 इंटू 10 ऑफ पावर -12, ये आ गई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है इसका मात्रक, एप्सिलॉन नोट का मात्रक। तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आप लोगों को के का मात्रक ज्ञात है तो आप के वजह से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसा कीजिए, जहां एप्सिलॉन नोट का उपयोग होता है कोई ऐसा फॉर्मूला देखिए और उससे एप्सिलॉन नोट की विमा निकाल लीजिए, जैसे कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको किसकी विमा चाहिए, किसका मात्रक चाहिए, एप्सिलॉन नोट का। तो क्या कीजिए, एप्सिलॉन नोट को अकेला कीजिए, ये यहाँ क्या में है, डिवाइड में है, तो आप लोग इसको लेके जाइए मल्टीप्लाई में, फॉर एवरी एप्सिलॉन नोट F इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं फिर F बराबर एप्सिलॉन नोट बराबर 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे। ठीक, अब आप लोग इन सभी की मात्रक लिख दीजिए, तो एप्सिलॉन नोट का ही मात्रक आएगा। देखिए 1/4 पाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका तो कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये नहीं लिखा जाएगा। Q1 Q2, क्यों का मात्रक क्या होता है, कूलाम, इसका भी मात्रक कूलाम, इसका भी मात्रक कूलाम, तो क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई इसका मात्रक क्या होता है, एफ का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन। आर स्क्वायर, आर का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। कूलाम बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये किसका मात्रक है, ये एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है, एप्सिलॉन नोट का, कूलाम बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब आप लोगों को अगर इसकी बीमा लिखनी है तो आप बीमा भी लिख सकते हैं। बीमा, बीमा कैसे लिखी जाएगी, एप्सिलॉन नोट बराबर, यहाँ पर चेक कीजिए, देखिए इसकी बीमा Q1 Q2 की बीमा, अगर आपको ये सूत्र पता है तो आप यहाँ से भी बीमा निकाल सकते हैं, और अगर आपको ये पता है, मात्रक पता है, तो आप यहाँ से बीमा निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ Q1 Q2 है, तो आप Q1 Q2 आवेश, आवेश की बीमा क्या होती है, AT AT। ठीक है, ये लिखा गया। और अगर आपको मात्रक से निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सी की बीमा लिख सकते हैं, सी मतलब कुलाम, कुलाम आवेश, आवेश की बीमा 80, यहाँ स्क्वायर हो रखा है इसका, तो यहाँ ए का स्क्वायर 80 का स्क्वायर होगा। ठीक है, आप अलग अलग करके रखोगे, अब भी ए का स्क्वायर होगा, क्योंकि ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करनी पड़ेगी, तो स्क्वायर तो अब भी होना है। ठीक है, तो आप किसी प्रकार से कर सकते हैं, डिवाइड बाई, यहाँ एफ की बीमा क्या होती है, MLT-2, ये होती है एफ की बीमा। ठीक, आप अगर यहाँ न्यूटन देखेंगे तो न्यूटन की बीमा कितनी है, MLT-2। इसके बाद फिर नंबर आया मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वजह से मीटर स्क्वायर है, तो मीटर का बीमा क्या होती है, मीटर की बीमा होती है एल, यहाँ स्क्वायर है तो आप वहां एल लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ आर लिखते हैं, आर क्या, मीटर लंबाई, लंबाई की बीमा एल, तो ये हो गया एल स्क्वायर। ठीक है, अब सबको एक साथ मिला करके लिखना है। ठीक, एक ही लेंथ है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है द्रव्यमान एम, एम चेक कीजिए, ऊपर कहीं भी एम नहीं है, एम ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम इनवर्स। ठीक है, आपने ये तो नोट कर लिया हो, मैं इसको साफ कर दूं, एम इनवर्स। इसके बाद फिर लिखिए एल, एल, एल एक ही रहा, एक ही रहा, एल की पावर 3 हो गया, ऊपर जाके हो जाएगा एल की पावर -3। उसके बाद फिर आप लोग चेक कीजिए, यहाँ पर है टी की पावर -2। ठीक है, और यहाँ पर है टी इंटू टी। ठीक है, यहाँ टी की पावर 2 पॉजिटिव, यहाँ टी की पावर -2, जब ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, तो टी की पावर 2 और टी की पावर 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 4। ठीक है, इसके बाद फिर क्या बचा, ए, ए इंटू ए पावर पॉजिटिव, ये हो गई एप्सिलॉन नोट की बीमा। तो इस प्रकार से आप बीमा भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कार्य करते हैं। तो चलिए अब नंबर आता है कूलॉम के नियम का सत्य निरूपण। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। देखिए सदिश निरूपण को समझने से पहले आपको कार्तीकन को समझना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम 2D बनाते हैं, ये होता है जी 2D।
एक वाई तल, एक एक्स तल, ठीक है। उस पे नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 6, और ऐसे यहाँ माइनस की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और इसी तरीके से इस तरफ 1 माइनस का -2 -3 -4 -5 ये होगा, ठीक है। अब आप लोग चेक कीजिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि इसमें 3 पॉइंट बताओ कहाँ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक्स अक्ष पर चलोगे 3 अंक और वाई अक्ष पर चलोगे 3 अंक और बता दोगे कि 3,3 पॉइंट यहाँ पर है, 3.3 यहाँ पर है, 3,3 यहाँ है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं तो 3 कहाँ है, या आपसे पूछा जाए कि 2,5 कहाँ है, तो 2 ये रहा और 5 ये रहा, आप तो यहाँ बता दोगे 2,5 ये रहा है ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ ये कैप है इसकी मार्कर की, ये कैप यहाँ रखी हुई है, तो अब आप लोग बताइए ये कहाँ स्थित है, ठीक है। हम 2D कार्य तल में एक्स वाई तल में तो बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु कहाँ स्थित है, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि ये हवा में लटका हुआ एक कैप है और ये कहाँ स्थित है, तो इसको बताने के लिए आप क्या करोगे, इसको बताने के लिए हमें 3D की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। 3D होता है जब इसमें पूर्णतः क्या आ जाता है, जेड अक्ष आ जाता है। जेड अक्ष कैसे, इस तरफ ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई एक रेखा, ठीक है, जिनको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं ऐसे, ठीक है। ये जो लाइन है एक ऐसे हो गई, एक ऐसे हो गई क्रॉस, और ये जो लाइन है वो पीछे की तरफ गई हुई है, ठीक है, या फिर ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं ऐसे, कि ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और ये जेड अक्ष इसके पीछे से निकला हुआ है, ठीक है। या हम आपको बताए तो कैसे कि भाई एक ऐसे लाइन होगी और ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई होगी, ठीक है, और ये जो बाहर की तरफ लाइन निकलेगी उस पर भी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से संख्या इनपुट होगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये कैप यहाँ मूल बिंदु ले लेंगे 0 और ये कैप यहाँ पर है ऐसे, ठीक है, यहाँ इस बिंदु की स्थिति चेक करनी है, हम इस कैप की स्थिति चेक करेंगे, ये कैप कहाँ स्थित है, तो कैसे करेंगे, एक्स अक्ष पर चलेंगे पहले तो 1 2 3 4, ये हमारा हाथ पड़ रहा है 4 के एग्जस्ट अराउंड है, ठीक है, 4 के लगभग समथिंग ये कैप पड़ रहा है, ठीक है, तो एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चली गई, 4 पॉइंट्स, ठीक है, या 4 सेंटीमीटर। इसके बाद वाई की तरफ देखेंगे तो किस सीध में आ रहा है, 1 2 3 3 के बिल्कुल एग्जस्ट थोड़ा सीध में आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि वाई अक्ष पर चलेगी दूरी 3 है। इसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा जेड एक्स पे जो ऐसे गई है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 जो भी इसके सामने नंबर आएगा उस पर चेक कर लेंगे कि ये कहाँ पर है, 3 के सामने, ठीक है, या 4 के सामने, ठीक। तो एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी 4, एक्स बराबर 4, वाई इक्वल टू 3 और जेड इक्वल टू हम लोग मान लेंगे 5 या 6, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये पॉइंट रखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम 3D तल लेते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्स अक्ष पर कितने सेंटीमीटर पर ये बिंदु रखा हुआ है, वाई अक्ष पर कितने सेंटीमीटर पर ये बिंदु है, और जेड अक्ष पर ये कितने सेंटीमीटर पर बिंदु है, ठीक है। तो ये तो हो गया परिणाम। अब इसकी दिशा का तो पता चल रहा, ठीक है, कि भैया किस दिशा में है, दिशा का तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा। अगर ऊपर होता तो हम अब कह देते, नीचे होता तो डाउन कह देते, ये तो बीच में लटका है, इसकी दिशा को कैसे डिफाइन करें, ये आगे की ओर है पीछे की ओर है, तो इसकी दिशा को डिफाइन करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं सदिश अदिश का, वेक्टर राशि इसमें, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, वेक्टर राशि, ठीक है। सदिश अदिश, अदिश में होती है जिनके दिशाएं नहीं होती, केवल परिणाम होता है, और सदिश वो होता है जिनके दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, ठीक है, उसको सदिश बोलते हैं। तो देखिए जैसे कि एक कोई बिंदु अगर यहाँ पर स्थित है, ऐसे अगर कोई एक बिंदु यहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो उसके 3 निर्देशांक होते हैं, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष और एक जेड अक्ष, ठीक है, तीनों से मिलकर एक बिंदु बनता है, तीनों निर्देशांकों से मिलकर एक बिंदु की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ इस कैप की जगह पे एक पॉइंट है ए, जिसको हम लिखते हैं वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने क्या दे दिया कैप की जगह, ए वेक्टर। ए वेक्टर बराबर ये जो 4 है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, ठीक है, ये 4 बताता है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, सबसे पहले एक्स अक्ष की दूरी लिखी जाती है। अब इसकी क्या दिशा होगी, किस दिशा में ये जा रहा है, इसके लिए यहाँ पर लगाया जाता है आई कैप। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश, एक्स का एकांक सदिश, ठीक है। इसके बाद वाई अक्ष पर चलेगी दूरी 3, ठीक है, वाई अक्ष पर चलेगी दूरी कितनी है 3, और यहाँ पर लिखेंगे जे कैप, वाई अक्ष के साथ लगाया जाता है जे कैप, ठीक है, जे कैप बताता है वाई अक्ष पर चलेगी दूरी की दिशा। इसके बाद फिर आता है जेड, जेड के लिए लिखा जाता है यहाँ पर प्लस में 6 के कैप, ठीक है, ये बताता है जेड अक्ष पर चलेगी दूरी की दिशा, ठीक। और हम लोग अगर एक्स वाई जेड अगर यहाँ संख्या नहीं दी गई तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप,
ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक पॉइंट को प्रदर्शित करने की तरीका होता है, ठीक है। इसमें इसका परिणाम एक्स वाई जेड है, चलेगी दूरियां, और आई जे के कैप क्या है, इनकी दिशाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी एक बिंदु को निरूपित करते हैं, ठीक है, किसी एक बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं। आगे बात समझ में। अब ये जो अगर हम इसका यूनिट वेक्टर, इसका एकांक सदिश, इस एक बिंदु की दिशा निकाले, ठीक है, ये तो इन सब बिंदुओं की दिशाएं हो गई, ठीक है, एक्स पर चलेगी दूरी की दिशा, इसकी दिशा, उसकी दिशा, ये अलग अलग तलों पर चलेगी दूरियों की दिशाएं हैं, ठीक है। अगर हम लोग आई इसका यूनिट वेक्टर इस बिंदु की फिक्स दिशा निकालने के लिए किस दिशा में है, तो इसको निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका यूनिट वेक्टर ए कैप। ए कैप बराबर होता है वेक्टर ऑफ ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये होता है ए कैप। ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए ऑफ मैग्नीट्यूड, ए का मापांक, ठीक है। तो इस प्रकार से निकाला जाता है। अगर आप लोगों को वेक्टर आता है तो ठीक है, अगर आप लोगों को वेक्टर नहीं आता तो आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है, आप ये समझोगे तभी आगे बढ़ो, ठीक। तो चलिए, यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि ये दिशा और परिणाम दोनों को प्रदर्शित करता है, ये दिशा और परिणाम को प्रदर्शित करता है, लेकिन अलग अलग तलों में, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है, कूलॉम का जो हम लोग नियम लिखेंगे, उस नियम में हम यही बात देखेंगे कि उस दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उनकी दिशाएं क्या है, ठीक है। उन दिशाओं को डिफाइन करना ही कूलॉम का सदिश निरूपण, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण कहलाता है, ठीक। आगे बात सुनिए। चलिए अब हम इसको साफ कर देते हैं। चलिए मान लीजिए दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश ये रहा यहाँ Q1, और एक बिंदु आवेश ये रहा यहाँ पर Q2। अब इन दो बिंदु आवेशों का हम लोगों को तो पता नहीं है कहां पर है, ठीक है। तो इन बिंदु आवेशों को देखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक तल बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक तल भी यहाँ पर इंक्रीज कर लिया, एक तल हमने बना लिया, ये इस तल का मूल बिंदु है, ठीक है, 3 डायमेंशन का कार्य तल का ये क्या है, मूल बिंदु, ठीक। अब हमें पता करना है ये बिंदु कहाँ है और ये बिंदु कहाँ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे, तभी तो पता चलेगा कि ये कितनी दूरी पर है, ठीक है, और इसकी स्थिति क्या है, ठीक। अब हम लोग स्थिति चेक करेंगे, तो स्थिति चेक करने में हमें एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी, वाई अक्ष पर चलेगी दूरी, जेड अक्ष पर चलेगी दूरी, तीनों दूरियां चाहिए, ठीक। लेकिन हम उन तीनों दूरियों को एक साथ समेट कर एक ही वर्ड में लिख सकते हैं, जिसको हम लोगों ने लिख रखा था यहाँ पर ए वेक्टर, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इस बिंदु की जो स्थिति होगी, जहां भी ये पॉइंट है, जो भी इसकी स्थिति है, उस स्थिति को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर से, ठीक है। Q1 की स्थिति क्या है, R1 वेक्टर। तो हम लोग यहां लिख देते हैं, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, ठीक है, Q1 व Q2 तथा Q1 आवेश की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष R1 वेक्टर है। सापेक्ष का मतलब होता है कारण, या जिसके कारण स्थिति है, जिसकी वजह से हम स्थित हैं, वो होता है, उसका मतलब होता है सापेक्ष। अब ये Q1 जो स्थित है, हमें किससे पता चला कि कहाँ स्थित है, मूल बिंदु से ही तो मूल बिंदु से इसकी स्थिति क्या है, R1 वेक्टर। मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति क्या है, R1 वेक्टर। मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति क्या है, R1 वेक्टर। हम यहाँ ये तो नहीं लिख सकते कि मूल बिंदु के कारण इसकी स्थिति, तो कारण नहीं लिखेंगे, कारण की जगह क्या लिखेंगे, सापेक्ष। मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थिति, ठीक है। Q1 आवेश की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष R1 वेक्टर है। इसी प्रकार Q2 आवेश की भी तो मूल बिंदु के सापेक्ष से स्थिति होगी, R2 वेक्टर, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख दें, Q2 आवेश की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष R2 वेक्टर है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसकी स्थिति भी लिख दी। इसके भी तो तल होंगे,
इस पे भी एक्स अक्ष पे चलेगी दूरी, वाई अक्ष पे चलेगी दूरी, जेड अक्ष पे चलेगी दूरी होगी, और सबको एक साथ दूरियों को कंजर्व करके एक साथ उनकी दिशाओं को देख करके हम लोग क्या लिख देते हैं, एक ही वर्ड में r1 r2 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये मूल बिंदु के सापेक्ष इनकी एक दूसरे की स्थिति है। इन दोनों की स्थिति अपने स्वयं के खुद के अस्तित्व के कारण भी एक दूसरे की स्थिति होती है। जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं, ये मार्कर यहाँ है, ठीक है, अगर मुझे पता करना है कि ये कहां पर स्थित है, ये मार्कर इस कमरे में कहां स्थित है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस कमरे का मूल बिंदु देख लूं। मूल बिंदु क्या है, कोई एक कॉर्नर, वो मूल बिंदु होता है कमरे का। ठीक है, अगर वहां से मुझे मेरी स्थिति का पता चल जाए तो मैं पता कर सकता हूं कि ये मार्कर मुझसे कितनी दूरी पर स्थित है और इस कमरे के अंदर, इस कार्यतल के अंदर ये मार्कर कहां स्थित है। ठीक है, जमीन से कितनी हाइट पर स्थित है, पीछे की दीवार से कितनी हाइट पर, कितनी दूरी पर है, उस दीवार से कितनी हाइट पर है, इससे कितनी है, ऊपर से कितनी हाइट है, तो वो मैं सब इसका पता कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे खुद की स्थिति का पता हो या फिर मूल बिंदु की स्थिति का पता हो, ठीक है, अगर मैं ऐसे ही लटका तो इसको तो बताओ कहाँ है, पता चल रहा हो। अगर हमारे पास पैरामीटर ना हो, नापने की शक्ति स्किल ना हो हमारे पास, तो हम बता ही नहीं सकते कि ये बिंदु कहाँ स्थित है। फिलहाल ये बिंदु कम से कम यहाँ पर 3D डायमेंशन में देखे तो इसके 3 निर्देशांक निकलेंगे। ठीक है, ऐसी कोई चीज हमें मिल सकती। तो चलिए देखिए, जैसे मेरे कारण हम मार्कर की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, दो चीजों की स्थिति हम एक दूसरे के कारण ज्ञात कर सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर Q1 Q2 की स्थिति भी हम लोग चेक कर सकते हैं एक दूसरे के सापेक्ष। ठीक है, Q1 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष r1 वेक्टर, Q2 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष r2 वेक्टर। ठीक है, और अब हम लोग चेक करेंगे आवेश Q1 की स्थिति। ठीक है, आवेश Q1 की स्थिति, आवेश Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। ठीक है, ये तीर का निशान जिस ओर होता है उसकी स्थिति चेक करते हैं हम लोग। तीर का निशान कहाँ है, Q2 की ओर, तो हम लोग किसकी स्थिति चेक कर रहे हैं, Q2 की स्थिति, किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, तो यहाँ लिखेंगे R12। ठीक है, Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति, पहले के कारण दूसरे की स्थिति, Q1 के सापेक्ष की स्थिति, किसकी स्थिति चेक की हमने, Q2 की स्थिति, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति R12 वेक्टर है। ठीक है, पहले के कारण दूसरे की स्थिति हम लोगों ने चेक कर ली। अब इसके बाद दूसरे के कारण पहले की स्थिति चेक कर लेते हैं। दूसरे के कारण पहले की स्थिति कैसे चेक करेंगे, यहां पर लिखेंगे R21 वेक्टर, दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश की स्थिति, तो यहां लिखेंगे Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति R21 वेक्टर है। ठीक है, R21 वेक्टर है। अब आप लोग चेक कीजिए, इसके कारण Q1 के कारण Q2 की स्थिति 12 वेक्टर, R12 वेक्टर, Q2 के कारण Q1 पे Q2 के कारण Q1 की स्थिति R21 वेक्टर। ये आवेश, इस आवेश, ये वाला आवेश Q1 आवेश Q2 आवेश पर बल लगाएगा नीचे की ओर, ये वाला आवेश Q1 आवेश पर बल लगाएगा ऊपर की ओर, ऐसे इस दिशा में, ऐसे इस दिशा में, क्योंकि कूलाम्ब का नियम कैसे लगता है, दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कूलाम्ब के द्वारा ज्ञात किया गया बल लगता है। ठीक है, तो बल की दिशा एक ये हो गई और एक बल की दिशा ये हो गई। ठीक है, अब हम लोग इनको नंबर दे देते हैं, कैसे, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल नीचे की ओर R12 वेक्टर। ठीक है, और Q1 पर लगने वाला बल कैसे प्रदर्शित करेंगे, 21 वेक्टर। ठीक है, जो पहले लिखा हुआ है 1 के द्वारा दूसरे पर बल, ठीक है, और यहाँ दूसरे के द्वारा पहले पर बल। आगे बात समझ में, पहले के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल नीचे की ओर और दूसरे के द्वारा पहले पर लगाया गया बल ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। अब हम लोग ये देखें, ये जो यहाँ वेक्टर दिए गए हैं ये है परिणाम, ये क्या है, परिणाम, कि ये दूरी कितनी है, ये परिणाम है, ये दूरी कितनी है, ये परिणाम है, ये बल कितना है, ये परिणाम है, ये बल कितना है, ये परिणाम है। ठीक है, अब अगर हम लोगों को इनकी दिशाओं को निर्भर करना है, दिशाएं देखनी है कि ये किस दिशा में लगा हुआ बल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर को कैप में डिनोट करना पड़ेगा, कैप में निरूपित करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बल की दिशा जो Q2 पर लगा रहा है उस बल की दिशा कहाँ है, नीचे की ओर, ऐसे नीचे की ओर। इस बात को प्रदर्शित कैसे करेंगे, इस बात को लिखा जाएगा ऐसे R12 कैप।
अब कैप के अंदर दिशा और परिणाम दोनों चीजें हैं। यहाँ पर तो केवल और केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी r12 वेक्टर में, ठीक है। r12 वेक्टर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और r12 कैप क्या है, यहाँ से यहाँ तक दूरी भी है और नीचे की ओर दिशा को भी रिप्रेजेंट करता है r12 कैप, ठीक है। ये केवल परिणाम को रिप्रेजेंट करता है। अब आप लोग इसको चेक कीजिए, ये r21 वेक्टर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और हम लोग अगर दिशा की बात करें तो दिशा को कैसे लिखा जाएगा, दिशा इसमें लिखी जाएगी r21 कैप। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी और ऊपर की दिशा में, ठीक है, इस दिशा में बल लगाया है, तो r21 कैप ये लिखा गया, ठीक। अब इसके बाद फिर बात आती है कि यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए, r12 वेक्टर जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक। इसी प्रकार r21 कैप जो है वो कैसे r21 वो यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर है, r21 वेक्टर दोनों के दोनों बराबर है। हम इन दूरियों को दोनों दूरियों को क्या मान सकते हैं, इक्वल मान सकते हैं, और इक्वल मानेंगे तो हम दोनों को r लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, r, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग r से, क्योंकि दोनों की दोनों इक्वल बराबर दूरियां हैं, तो r12 वेक्टर बराबर r21 वेक्टर बराबर r, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए इसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं, मैं एक बार चेक कर लूं फ्रेम में आ गया, हाँ सब कुछ ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बाद लिखते हैं बलों को। हम लोगों ने पहले यहाँ पर स्थितियां लिखी मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 Q2, इसके बाद स्थिति Q2 के कारण Q2 की स्थिति और Q2 के कारण Q1 की स्थिति लिखे। अब हम लोग लिखते हैं बलों को, Q1 ये वाला बल, ठीक है, पहले इस आवेश पर लगने वाले बल को लिखते हैं, Q1 आवेश के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल कौन सा है, नीचे की तरफ, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, F12 वेक्टर से, तो यहाँ लिखेंगे F12 वेक्टर बराबर, ये F किसके बराबर होता है, F होता है, F का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी हम लोगों ने क्या मान किया, R, ठीक है, R स्क्वायर। अब इसमें परिणाम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि यहाँ से यहाँ तक का परिणाम, ठीक है, अभी वेक्टर लगा है तो यहाँ पर वेक्टर लगाएंगे, वेक्टर R12 वेक्टर। इससे निरूपित होता है कि इनकी स्थितियां, हम लोगों को इनकी स्थिति को तो रिप्रेजेंट करनी है, ये कहाँ स्थित है, तो स्थितियां रिप्रेजेंट हो जाएंगी इससे r12 वेक्टर से। उसके बाद हम लोग दिशा पर बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है फिर Q2 आवेश के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, F लगने वाला बल, Q2 के द्वारा Q1 पर कौन सा बल लगा है, ऊपर की तरफ, इसका नाम क्या है, F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन ये R12 वेक्टर R21 वेक्टर के कौन सी दूरियां है, किसके इक्वल माना गया है, दोनों को R के बराबर, ठीक है, R, और इसका करेंगे स्क्वायर, और इनकी जो स्थितियों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे R21 वेक्टर ये लगा, ठीक है। अब हम लोगों को इनकी दिशाओं को निरूपित करना है, और दिशाओं को निरूपित करना ही, या किस दिशा में कौन सा बल लगा है वो ही क्या कहलाता है, कूलॉम का सदिश निरूपण, ठीक है। तो देखिए Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश, Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाले बल की दिशा F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब दिशा को निरूपित करना है, दिशा को निरूपित और परिणाम दोनों को निरूपित करना है, दोनों स्थितियां भी और परिणाम भी और दिशा भी। अगर हमें ये निरूपित करना है तो हम R12 वेक्टर के स्थान क्या लिखेंगे, R12 कैप, ठीक है। अब आप लोग चेक कीजिए, Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाले बल की दिशा F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R देखिए K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है,
क्यू टू के द्वारा जो क्यू वन पर बल लगा है उसके परिणाम, उसके बीच की दूरी परिणाम हो गया, ठीक है। परिणाम के साथ साथ दिशा को भी लिखना है, तो परिणाम के साथ साथ दिशा को कैसे लिखा जाएगा, टू वन कह, ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग चेक कीजिए, दोनों के दोनों हम लोगों ने ये क्या कर दिया, यही कहलाता है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। ये कर दिया हम लोगों ने कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। लेकिन ये सदिश निरूपण अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें एक स्टेप बचा हुआ है। देखिए, ये दोनों के दोनों जो यहाँ पर यहां से यहां तक की दूरियां हैं इक्वल है, दोनों के दोनों बल एक ही रेखा के अनुदिश लगे हुए हैं, बस फर्क क्या है, एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ है, और दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बल दोनों आवेशों के कारण, ऐसा लिखते हैं, दोनों आवेशों के कारण लगने वाला बल एक ही रेखा के अनुदिश लग रहा है तथा दोनों बलों की दिशा विपरीत है, तो R12 कैप बराबर माइनस R21 कैप, R21 कैप बराबर माइनस R21 कैप। अगर दो दिशाएं अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी दिशा को डिनोट करता है, ये भी दिशा को डिनोट करता है, ये ऊपर से नीचे की ओर और ये नीचे से ऊपर की ओर। दोनों दिशाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, किसी एक के साथ माइनस लगा दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि एक धन दिशा में हो और एक ऋण दिशा में है, एक सीधी दिशा में है, एक उल्टी दिशा में है, ठीक है। तो इससे हम लोग दिशाओं में डिफरेंस को बता सकते हैं कि कौन सीधा है और कौन उल्टी दिशा में लगा है, ठीक है। तो दोनों के दोनों बल क्या है, एक दूसरी दिशा के विपरीत है, दोनों बल बराबर है लेकिन एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में लगे हुए हैं, एक ऊपर की तरफ तो एक नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जहां R12 कैप होगा वहां क्या रख देंगे, R21 कैप माइनस 1, ठीक है। R12 कैप कहां है, यहाँ पे, ठीक है। R21 कहां, यहाँ पे, ठीक। तो आप लोग कोई सी भी वैल्यू किसी में भी पुट कर सकते हैं, ठीक। और अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, R21 कैप बराबर R12 कैप, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं ये लिख देता हूं, R12 कैप बराबर क्या होता है, R21 माइनस 1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं F12 वेक्टर बराबर K1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R12 कैप के स्थान पर R21 कैप कैसा, माइनस का। अब जब माइनस की मल्टीप्लाई इसके अंदर तो हो, सारे के टोटल के अंदर हो, तो ये आ जाएगा F12 वेक्टर बराबर K1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप, ठीक है, ये आ गया। और यहां पर लिख देंगे कोमा करके, इसको तो साफ ही कर दूं, R12 कैप बराबर F12 वेक्टर में रखने पर, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने F12 वेक्टर में इसका R12 की वैल्यू रखी माइनस वाली, ठीक है। अब आप लोग चेक कीजिए यहाँ पर F12 वेक्टर बराबर माइनस का चिन्ह लगाइए, ये लगा दिया माइनस, ठीक है। के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप, ये किसके इक्वल है, यहाँ पर चेक कीजिए, के Q1 Q2 R स्क्वायर R21 कैप, ये चेक कीजिए, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप R21 कैप, ये किसके इक्वल है, F21 के। तो हम लोग इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, F21 वेक्टर, F21 वेक्टर, ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि दोनों बल एक दूसरे के समान हैं लेकिन दिशाएं विपरीत है। इससे क्या पता चलता है कि दोनों बल एक दूसरे के समान है लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों बल समान व
विपरीत दिशा में है। यही कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। यही क्या है? कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ गया हो तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से इसको देखिए। ठीक है, एक बार देखने से ये हल्का समझ में आएगा, दो बार देखने से ये अच्छे से समझ में, दो तीन बार देखने से आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए और देखिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कार्य करते हैं। तो अब बात आती है परावैद्युतांक माध्यम की। ठीक है, परावैद्युतांक क्या होता है? देखिए, परावैद्युतांक हमने बीच में का एक जगह जिक्र किया था कूलाम के नियम में, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि दो आवेश एक साथ रखे हुए हैं, यहाँ आवेश 1 और यहाँ आवेश 2। ठीक है, इनके बीच में कुछ दूरी है r। अब ये यदि निर्वात में रखे हुए हैं, निर्वात, निर्वात मतलब जहां कुछ भी नहीं होता, हवा भी नहीं होती, वहां पर अगर रखे हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर दो आवेश रखे जाए Q1 Q2 वायु में, ठीक है, और इसी प्रकार यदि दो आवेश Q1 Q2 रखे जाएं परावैद्युतांक माध्यम में, परावैद्युतांक माध्यम में। ठीक है, यह परावैद्युतांक पदार्थ इनके बीच रखा जाए। ठीक, देखिए, जब कोई वस्तु निर्वात में, जब कोई आवेश निर्वात में रखा होता है तो उनके बीच लगने वाले बल के मध्य कोई नहीं आता। ठीक है, वो आसानी से एक दूसरे को एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर वायु के अंदर दो आवेश रखे जाए तो वायु के कारण कुछ फोर्स घटता है, लेकिन इतना नहीं घटता। ठीक है, और यहीं अगर दो आवेशों के बीच कोई परावैद्युतांक माध्यम, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा या पानी की बोतल, पानी, तेल, अभ्रक आदि अगर इनके बीच रख दिया जाए तो इन दोनों के बीच लगने वाले बल क्या हो जाएगा? बल घट जाएगा। ठीक है, ये होता है परावैद्युतांक। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ होते हैं अलग अलग, जैसे तेल वगैरह वगैरह, कागज, तेल, लकड़ी, मोम, अभ्रक आदि। वो अगर हम दो आवेशों के बीच रख देंगे तो आवेश एक दूसरे पर जो बल लगा रहे हैं उस बल की क्या हो जाएगी? गणना कम हो जाएगी, वो बल की मात्रा कम हो जाएगी, बल कम हो जाएगा, बल घट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अब अगर हमें किसी आवेश का, किसी परावैद्युतांक माध्यम का या किसी परावैद्युत का, ठीक है, परावैद्युतांक ज्ञात करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखें। ठीक है, सपोज कीजिए आप लोग ऐसे बल की गणना कर सकते हैं, जैसे कि दो आवेश हैं, एक Q1 एक Q2, और वो निर्वात में रखे हुए हैं। ठीक है, और उनके उनके बीच लगने वाले बल की अगर आपको गणना कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार यदि दो आवेशों को उतनी ही दूरी पर, जितनी यहाँ पर है उतनी ही दूरी पर यहाँ रखा जाए, ठीक है, और इनके बीच एक परावैद्युतांक रखा जाए, परावैद्युत माध्यम रखा जाए, ठीक है, कागज, तेल, लकड़ी, गुटखा कुछ ऐसा रखा जाए, और इनके बीच लगने वाले बल की गणना की जाए। ठीक है, तो इस बल के और इस बल के अनुपात को हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, परावैद्युतांक जहां रखा जाता है, जिन दो आवेशों के बीच परावैद्युतांक रखा जाता है, परावैद्युत माध्यम रखा जाता है, और उनके बीच जब बल लगता है तो उसको F के डिनोट से करते हैं। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ, वैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ एक अलग चीज होती है, जैसे तेल, लकड़ी, मोम आदि, ये सब चीजें होगी। और परावैद्युतांक माध्यम, माध्यम जैसे तेल के अंदर ही अगर इन चीजों को रखा जाए, ठीक है, या पानी के अंदर दो आवेशों को रखा जाए, वो हो गया एक माध्यम। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ इनके बीच रखा जाता है, परावैद्युतांक माध्यम हो गया जो पूरे के पूरे इन्वायरमेंट के अंदर ही आवेश हो, जैसे पानी के अंदर दो आवेश हो, तेल के अंदर दो आवेश हो, किसी गैस के अंदर दो आवेश हो, तो वो तो माध्यम हो गया। ठीक है, जो आवेश के आसपास का इन्वायरमेंट है। परावैद्युत पदार्थ रखे जाते हैं दो आवेशों के बीच में। ठीक है, और परावैद्युतांक, परावैद्युतांक होता है के। परावैद्युतांक क्या होता है? के। ये के क्या होता है? परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युतांक होता है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का जो अवरोध करता है, ठीक है, उस संख्यात्मक मान को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, वो संख्यात्मक मान क्या होता है? परावैद्युतांक। ठीक, कि भाई पदार्थ जो भी है इसका परावैद्युतांक, सपोज कीजिए यहाँ तेल यहाँ पर रखा हुआ है मोम,
मोम। तो मोम का परावैद्युतांक सपोज कीजिए कुछ भी 0 पॉइंट समथिंग, ऐसा कोई 3, 4, 5 या कुछ भी आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। मोम का परावैद्युतांक कितना होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इस संख्यात्मक मान से हम पता कर सकते हैं कि ये कितना अवरोध उत्पन्न कर रहा है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल में, ठीक। अब हम लोग परावैद्युतांक माध्यम की सही से और ठीक से क्या लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। किसी भी परावैद्युत माध्यम या पदार्थ का परावैद्युतांक, किसी भी परावैद्युत पदार्थ माध्यम या पदार्थ का परावैद्युतांक निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा इन्हीं आवेशों को इतनी ही दूरी पर इसी नहीं लिखते यहाँ पे, दूरी पर कुचालक परावैद्युतांक में रख कर लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अर्थात माना निर्वात में दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर तथा इतनी ही दूरी पर इन्हीं आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम में लगने वाला बल F के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ के परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक यानी कि परावैद्युत माध्यम का मान, ठीक है, परावैद्युतांक। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए, ठीक है। तो इन दोनों के अनुपात करने से हमें क्या प्राप्त होगा, परावैद्युतांक। समीकरण 1 भाग समीकरण 2, तो F अपॉन F K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 4 संख्याएं ऐसे ऊपर नीचे रखी हुई ऐसे, ठीक है। यहाँ 1 से 1 कैंसिल, तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 से Q2 कैंसिल, R1 R2 से ये सब कुछ कैंसिल। अब यहाँ बचेगा 1 अपॉन K ऐसे, और ये बीच बीच की संख्याओं की मल्टीप्लाई की जाती है और सबसे नीचे की सबसे ऊपर की हो जाएगा K, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं F अपॉन F K बराबर K, ठीक है। तो ये हमारे परावैद्युतांक माध्यम को निकालने का तरीका है, और इसकी परिभाषा क्या लिखते हैं, किसी भी परावैद्युत माध्यम या परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक
निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा किन्हीं दो आवेशों को तथा उन इन्हीं आवेशों को इतनी ही दूरी पर कुचालक माध्यम में रखकर लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, परावैद्युतांक कहते हैं। दोबारा से देखिए, किसी भी परावैद्युत माध्यम या परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा इन्हीं आवेशों को इतनी ही दूरी पर कुचालक माध्यम में रखकर लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं अर्थात के बराबर एफ अपॉन एफ के। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए अर्थात। इसके बाद अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं माना निर्वात में दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच लगने वाले बल, इनके बीच लगने वाला बल ये रहा, इतनी दूरी पर इन्हीं आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम में लगने वाला बल ये रहा, दोनों का अनुपात करेंगे तब जाके आएगा हमारा F अपॉन F नॉट के बराबर K। ठीक है, तो आप अगर इसकी परिभाषा लिखते हो तो आप कितना लिख सकते हैं। ठीक है, और आप पूरा करके देखना चाहते हैं इसको तो आप इतना कर सकते हैं। वैसे आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपसे बस यहाँ से और यहाँ तक पूछा जाएगा, ये बाकी सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर नंबर आता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग परावैद्युत माध्यम परावैद्युतांक की एक दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। देखिए, एक सूत्र में लिखा था अभी एफ के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट इनटू के बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू के बराबर होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन होता है निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन के होता है परावैद्युतांक और एप्सिलॉन होता है परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, देखिए अगर हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता और परावैद्युतांक की मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस परावैद्युत माध्यम में आवेश रखे हैं उस परावैद्युत माध्यम के अंदर आवेश के चलने की शीलता का पता चलता है, शीलता का संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि आवेश हवा में कितनी स्पीड से चल सकता है, किस तरीके से चल उसका पता चलता है। ठीक है, और अगर वायु में है उसमें जल के अंदर है तो जल के अंदर आवेश किस गति से चल सकता है, उसके मार्ग में कितना अवरोध होता है, क्या होता है उसका पता चलता है। ठीक है, अगर उसके बीच में हम लोग कांच लकड़ी गुटका कुछ ऐसा रख दें, ठीक है, या मोम रख दें तो आवेश कितनी फोर्स के साथ माध्यम के अंदर ट्रेवल कर सकता है, चल सकता है, उस चलनशीलता को परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, और ये हमें कैसे प्राप्त होता है, निर्वात की विद्युतशीलता और परावैद्युतांक के गुणनफल से। तो हम कह सकते हैं के बराबर यहां से एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखी जा सकती है परावैद्युतांक माध्यम की, किसी परावैद्युत माध्यम या पदार्थ का परावैद्युतांक के उस माध्यम या पदार्थ की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये भी परावैद्युत माध्यम की एक परिभाषा है कि किसी परावैद्युत माध्यम या पदार्थ का परावैद्युतांक के उसी परावैद्युत माध्यम या पदार्थ की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो
आप लोगों को ये समझ में आया? आप लोग इसको नोट कीजिए और आगे के वीडियो हम आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आगे के टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे बहुल आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं। उसके बाद फिर बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद फिर वैद्युत विभव, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आते जाएंगे और हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग देख करके इस पर कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।